teacher who gave me this opportunity. Myself, Nargis Khatun. I am a student of BSc first year. Today, I want to start the topic the cell cycle. So let's start the cell cycle. Introduction: the cell cycle and its importance. The cell cycle is the replication and reproduction of cells in eukaryotes or prokaryotes. It is important to organisms in different ways, but overall it allows to them survive. Zygote also depend on the cell cycle to form its many cells in order to produce a baby organism at the end of its process. Plants require the cell cycle to form its many cells in order to form many cells, and it is highly important to organism in other ways. प्लांट्स में भी ये जरूरत है सेल साइकिल क्यों हमें इंपॉर्टेंट है? सेल साइकिल डिवाइड करता है, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं ग्रोथ होने के लिए। एक छोटा बच्चा जाइगोट से बेबी ऑर्गेनिज्म बनता है, वो एडल्ट होता है, उसमें सेल्स डिवीजन होते हैं। तो सेल्स डिवीजन में सेल्स डिवीजन होते हैं। तो व्हाट इज सेल डिवीजन? The process by which new cells arises from pre-existing cells is called cell division. सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले 1821 में रुडोल्फ विर्चो ने डिस्क्राइब किया था कि omni cellula is cellula. All new cells arises from pre-existing cells. Omni cellula is cellula means कि सभी सेल्स जो बनते हैं वो पहले ही सेल से बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेल साइकिल में होता क्या है। जो न्यूली सेल्स बनते हैं वो सेल साइकिल में जाते हैं। ऑल दिस प्रोसेस, सेल डिवीजन, cell growth or DNA replication in an orderly and cyclic manner in the cell cycle. Cell cycle में होता है। होवार्ड एंड पेल्क ने 1953 में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कि सेल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। G1 ग्रोथ या गैप 1 फेज, S सिंथेसिस या रिप्लिकेशन फेज, एंड G2 ग्रोथ या गैप 2 फेज, एंड M फेज या माइटोटिक फेज। बट cell cycle divided into 2 major phase, interphase and M phase. Interphase, it is also called non-dividing phase. इसमें cells divide नहीं होता, but metabolically must active phases in the cell cycle. लेकिन देखने में ये interphase है, इसमें cells divide नहीं होता, लेकिन सबसे active phase है जहाँ cells prepare होता है divide होने के लिए। Interphase consist of 3 phases. Interphase में 3 phases होते हैं, आप देख सकते हैं इधर G1, S और G2। G1 ग्रोथ या गैप 1, S सिंथेसिस फेज, G2 ग्रोथ या गैप 2 फेज। G1 फेज में क्या होता है? पहले G1 कहाँ पाया जाता है? G1 कॉरेस्पॉन्ड टू द बिटवीन माइटोटिक फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फेज। G1 M फेज और रेप्लिकेशन फेज के शुरू होने के बीच में ही पाया जाता है। आप देख सकते हैं फिगर में। G1 फेज देखने में G1 फेज सबसे बड़ा होता है इंटरफेज में, लेकिन इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स एग्जांपल्स एम्ब्रियोनिक सेल्स एंड नियोप्लास्ट सेल्स। एम्ब्रियोनिक सेल्स मींस जाइगोट के सेल्स, नियोप्लास्ट इट इज वेरी डेंजरस फॉर कैंसरस सेल्स। उसमें हर सेल्स होते हैं जो फास्ट डिवाइड करते हैं, उसमें G1 छोटा होता है, G1 फेज शॉर्ट होता है। एम्ब्रियोनिक सेल्स जैसे जाइगोट के सेल्स हैं हमारे, वो हर 30 मिनट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें G1 छोटा हो जाता है। Cells that are more differentiated, example heart cells, may withdraw a quiescent stage G0। कुछ सेल्स होते हैं जो कि बनते ही G0 में चले जाते हैं, जैसे हार्ट सेल्स होते हैं, एक बार बन गए तो G0 में चले गए, लेकिन उनको माइटोटिक नहीं करना है क्योंकि एक हार्ट से 2 हार्ट नहीं बनना है। जैसे हमारे ब्लड्स होते हैं, एक बार बन जाते हैं तो G0 में चले जाते हैं। आरबीसी चले जाते हैं क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता है कि वो डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद हमारे न्यूरॉन्स के सेल्स हैं, G0 में चले जाते हैं क्योंकि एक बार वो बन गए तो रेस्ट कर, वो उसको डिवाइड नहीं करना, ना ही कभी न्यूरॉन्स के सेल्स सेल साइकिल में एंटर करते हैं, वो G0 में ही चले जाते हैं। The decision for cell division occur in G1। सेल्स डिवाइड करना है कि नहीं करना है वो G1 में होता है। The cell would normally go to mitosis without interruption when it has entered the S phase।
सेल माइटोसिस डिवीजन के लिए आगे बढ़ने लगता है जब वो इस जीवन से इस फेज में पहुंच चुका है। उसे अब कोई नहीं रोक सकता कि माइटोसिस डिवीजन ना हो, क्योंकि अब उसे माइटोटिक पॉइजन ही दी जाती है कि वो रुक जाता है कि माइटोसिस डिवीजन ना करे। अब जीवन के फेज के बाद आने वाला अगला फेज है एस फेज या सिंथेसिस फेज। एस फेज it is the period during which replication take place and amount या concentration of DNA is double। ये ऐसा फेज है जहां डीएनए डबल होता है बाय रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए का अमाउंट डबल होता है। एंड सेंट्रियोल ऑफन डुप्लीकेट ड्यूरिंग दिस फेज। सेंट्रियोल्स भी इसमें डुप्लीकेट होते हैं। सेंट्रियोल्स प्रोटीन बनाता है ट्यूबिलिन और उसका फॉर्मेशन होता है स्पिंडल apparatus में, जो कि आगे होता है। फॉर हैप्लॉइड सेल्स C से 2C, C रिप्रेजेंटेड द अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए, बट क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन एस फेज। लेकिन क्रोमोसोम्स नहीं बदलता, लेकिन अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए डबल होता है एस फेज में। द नेक्स्ट फेज G2 फेज या गैप 2 फेज। अगला इस फेज के बाद आने वाला फेज है G2, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन फॉर द स्पिंडल apparatus। स्पिंडल apparatus के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। एटीपी सिंथेसिस, इस फेज G2 फेज में एटीपी का भी सिंथेसिस होता है कि सेल्स आगे डिवाइड करेगा, उसे एनर्जी की आवश्यकता होगी, वह एनर्जी यहीं से मिलती है। एम फेज, एम फेज इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, फिर साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म कंटेंट डिवाइड करेगा। सेल डिवीजन 3 टाइप से होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। एमाइटोसिस के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट रिमार्क ने बताया था। एमाइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय पॉलिश एम्ब्रियोलॉजिस्ट रॉबर्ट रिमार्क इन 1885। एमाइटोसिस में होता क्या है, जैसे कोई न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, पहले न्यूक्लियस डम्प साइज का होता है, फिर साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रिक्शन होता है, फिर साइटोप्लाज्म दो डॉटर सेल्स में बढ़ जाती है। ये पैरामीशियम में होता है एमाइटोसिस। कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे साइनोबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स इस एक्सेट्रा में होता है। माइटोसिस डिवीजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक सेल्स डिवीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक सेल्स डिवीजन। इट्स मीन्स कि यह सोमैटिक सेल्स डिवीजन भी कहलाता है। सोमा मीन्स बॉडी, जो हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल इसलिए कहलाता है क्योंकि जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो पैरेंटल बनते हैं। जैसे 2n से अगर डिवाइड किया तो 2n ही बनेंगे क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। इन दिस मेच्योर सोमैटिक सेल डिवाइड इन सच वे दैट द क्रोमोसोम्स केप्ट या कांस्टेंट इन द डॉटर सेल्स। सो माइटोसिस डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं वो सेम होते हैं डॉटेड सेल्स में। माइटोसिस को सबसे पहले प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर्ड किया था। इन एनिमल सेल माइटोसिस डिस्कवर्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग। माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो उसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो माइटोसिस फर्दर कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, स्टीरोफेज। तो फर्स्टली प्रोफेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज है ये। क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्ट कंडेंसेटिंग एंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसको अब डिवाइड करना है, पहले ऐसे बिखरा था, अब डिवाइड करना है तो स्टार्ट होती कंडेंस होना, कंडेंस होके अब क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर के बाहर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपियर हो जाता है, एंड न्यूक्लियोलस वो भी गायब हो जाता है। इन एनिमल सेल्स द सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग द अपोजिट पोल्स। जो सेंट्रियोल्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्रोमोसोम्स है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं। यहाँ पे नोव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं, सेंट्रोमियर द्वारा ये जुड़ा है। मेटाफेज, एट द क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटर। मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं
इक्वेटर पे आ जाते हैं एंड जो ये स्पिंडल फाइबर है सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो जाते हैं और ये मेटाफेज सबसे अच्छा फेज है जहां की हम क्रोमोसोम्स को विजिबल कर सकते हैं. So next phase, anaphase. The spindle fiber break in the centromeres. सेंट्रोमियर से ये क्रोमोसोम्स थे जो जुड़े थे वो ब्रेक करते हैं स्पिंडल फाइबर. इस क्रोमेटिड नाउ गेट्स अ सेंट्रोमियर एंड बिकम क्रोमोसोम्स. सेंट्रोमियर से ये क्रोमेटिड्स टूट जाते हैं. As the spindle fiber contract, the daughter chromosomes begin their migration towards the two opposite. जितने भी क्रोमोसोम्स है वो टूट के अपने अपने अलग अलग अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं एनाफेज में. टीलोफेज. द क्रोमोसोम्स स्टार्ट देयर डीकंडेंसेंसिंग. क्रोमोसोम्स पहले कंडेंस हुआ था, अब वो डीकंडेंसेंस हो जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपियरिंग जो हुए थे वो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं अपियरिंग दिखाई देने. न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो रीअपियर. जो सब गैप हुए थे वो अब सब दिखाई देने लगते हैं टीलोफेज में. आप देख सकते हैं कि इसके जैसे न्यूक्लियस क्लस्टर्स है इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देने लगा है. इसके बाद अब साइटोप्लाज्मिक का बिगिन होती है साइटोकाइनेसिस. अब साइटोप्लाज्म डिवीजन करेगा. अब इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करके एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहती है. जैसे माइटोसिस डिवीजन में डिप्लॉइड सेल है 46 क्रोमोसोम तो उससे 46 ही बने. पेरेंटल बने, पेरेंट में 46 है क्रोमोसोम्स तो डॉटर सेल्स में भी 46 है. लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है. मियोसिस में पेरेंटल नहीं बनते हैं जबकि डिप्लॉइड सेल 2 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड होती है. मियोसिस सेकेंड में फिर वो हैप्लॉइड में हो जाती है. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी ग्रोथ इज बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी ग्रोथ होता है वो माइटोटिक डिवीजन से ही होता है. रिप्लेसमेंट ऑफ द वुंडेड सेल, जितने भी घायल सेल्स है वो रिप्लेस करते हैं माइटोसिस डिवीजन से ही करते हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस आर इन्वॉल्व टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस उसमें इन्वॉल्व है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, सेल्स डिवाइड करता है.